हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे, जो कि अड्डा है आपके कामयाबी का। कामयाबी पढ़ने से मिलेगी। और टर्म 2 एग्जाम के डेट शीट रिलीज हो चुकी है और अब पढ़ाई तो करना ही है। और आपको पढ़ाने साइंस और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने में आ चुका हूं। जी हां, तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम टर्म 2 साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है अवर इन्वायरमेंट, और इस अवर इन्वायरमेंट चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सेशन से जुड़ जाओ, सेशन को शेयर कर दो और अधिक से अधिक बच्चों को, दोस्तों को जोड़ो, ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ा सके और टर्म 2 की प्रिपरेशन धाकड़ तरीके से करवा सके, है ना बच्चों। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, वो भी किस चैप्टर के, आवर इन्वायरमेंट चैप्टर के, जो कि आपके टर्म 2 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस का, क्लास 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों। देखो, क्वेश्चन में यह पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल द ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, यानी कि जो सोलर एनर्जी अर्थ पे गिर रही है, पड़ रही है, उसका कितना परसेंटेज एनर्जी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं ताकि उससे फूड बना सके, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। ठीक है, क्या ऑप्शन दिया है, 1%, 5%, 8%, 10%। ठीक है, अब आंसर क्या होगा। कई बच्चों के दिमाग में जब अवर इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ते हैं तो 10% आता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 10% नहीं है, क्योंकि 10% वो एनर्जी है जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफर होती है कि नहीं। तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल में देखेंगे तो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल पे कौन आता है, प्रोड्यूसर, यानी ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोरस एनिमल्स को कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो वो है 10%। फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि हर्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस एनिमल, तो उनके तक कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10%। फिर उन कार्निवोरस को कोई टॉप कार्निवोरस खाता है तो फिर एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है, 10%। लेकिन ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो यहाँ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे बैठे हैं, तो ये अपना फूड कैसे बना रहे हैं, ये फूड तब बना रहे हैं जब इन पे सोलर एनर्जी गिर रही है। तो सोलर एनर्जी अगर 100 है तो उसका कितना परसेंट एनर्जी ग्रीन प्लांट्स पे ट्रांसफर होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। मतलब यहाँ कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी ये पूछा है आपसे, और उसका आंसर है कितना, 1%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1%। ठीक है, क्लियर। तो सोलर एनर्जी का 1% एनर्जी किसको ट्रांसफर होता है, ग्रीन प्लांट्स को, तो वो अपना फूड बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से। और फिर ग्रीन प्लांट से आगे हर्बीवोरस एनिमल को 10%, हर्बीवोरस से कार्निवोरस एनिमल को 10%, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस एनिमल को 10%। तो यानी ट्रॉफिक लेवल में तो 10% एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल ट्रांसफर होती है, लेकिन सोलर एनर्जी का केवल 1% ही ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, तो यही पूछा था, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर क्या होगा, 1% होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्लियर हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। बच्चों, यहाँ आपको क्या दिया है, यहाँ आपको ट्रॉफिक लेवल दिया है। ये पहला ट्रॉफिक लेवल T1, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल T2, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल T3 और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल T4, है ना। तो एक पिरामिड बना कि नहीं, यहाँ पिरामिड बनता हुआ दिख रहा है आपको। इन द गिवन फिगर द वेरियस ट्रॉफिक लेवल आर शोन इन ए पिरामिड, एट विच ट्रॉफिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल। अभी हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन में यह पूछा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है। तो हमको यह पता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, यानी T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4 कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है, केवल 10%। यानी कि नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल के पास ज्यादा एनर्जी होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे
केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है, यानी एनर्जी कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस ट्रॉफिक लेवल के पास प्रेजेंट है? तो आंसर है T1। सबसे ज्यादा T1, उससे कम T2, उससे कम T3 और सबसे कम T4। तो फिर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? T1 होगा। T1 कहां दिया है? सी ऑप्शन में। तो हमारा इस क्वेश्चन का 17 का आंसर क्या है? सी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन में प्रेजेंट क्या था? T1। तो पहला ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है, फिर उसका केवल 10% अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होता है, फिर उसका भी 10% अगले लेवल पे ट्रांसफर होता है, यानी कि 90% रह जा रहा है, केवल 10% ही ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए एनर्जी कम होती जा रही है और इसीलिए ये पिरामिड भी क्या होता जा रहा है? ये नैरो होता जा रहा है। क्लियर? तो आपसे ये भी पूछ सकता है इसको घुमा के कि क्यों फूड पिरामिड, ये जो ट्रॉफिक लेवल में जो बेस है वो ब्रॉड होता है और जो इसका टॉप है वो नैरो क्यों होता है? क्योंकि नीचे ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट है और ऊपर कम एनर्जी प्रेजेंट है, इसलिए। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर देख लिया। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है, ध्यान से जरा पढ़िए तो, और पढ़िए और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए। मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, सेशन को शेयर किया कीजिए और जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, है ना, ताकि आपका एंगेजमेंट भी पता चले मुझे कि आप कितना एंगेज हो सेशन से। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो। तो यहां आपको एक फूड चेन दिया हुआ है। फूड चेन स्टार्ट हो रहा है ग्रास से, क्योंकि हमेशा फूड चेन कहां से स्टार्ट होता है? प्रोड्यूसर से। और प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, है ना। अगर प्रोड्यूसर नहीं होगा तो बाकी दूसरे ट्रॉफिक लेवल एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। तो कभी भी फूड चेन में स्टार्टिंग हमेशा प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट से होती है, हमेशा। क्लियर? तो ग्रास के बाद फिर फूड चेन में कौन है? डियर यानी हिरन, और फिर डियर के बाद कौन है? टाइगर। तो अब ये कह रहा है कि अगर क्या होगा अगर डियर मिसिंग है, मतलब अगर यहां से मैं सारे डियर को हटा दूं तो क्या होगा? पहला, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीजेस, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेस, बी टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, डी द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस एंड पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस। अब आप ये बताओ, डियर को कौन खा रहा है? टाइगर। मतलब डियर इज फूड ऑफ टाइगर। अगर डियर नहीं रहेगा तो टाइगर के लिए फूड खत्म हो गया, और जब फूड खत्म हो गया तो टाइगर जिंदा कैसे रहेगा? तो टाइगर की पॉपुलेशन क्या होने लगेगी? टाइगर की पॉपुलेशन तो घटने लगेगी। लेकिन डियर किसको खा रहा है? ग्रास को। अगर डियर नहीं है तो ग्रास को यानी घास को खाने वाला कोई नहीं। तो जब घास को कोई खा नहीं रहा है तो घास की पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। तो यही आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज किस ऑप्शन में अवेलेबल है? डी। देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। समझ में आया? तो डियर को अगर हम मार दें, अगर अर्थ से सारे हिरन को खत्म कर दें, तो हिरन जो प्लांट्स खाते हैं उन प्लांट्स की तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि उनको खाने वाले हिरन तो खत्म हो गए। लेकिन हिरन को खाने वाले टाइगर भूख से मरने लगेंगे तो उनकी पॉपुलेशन घटने लगेगी। क्लियर? यही ना देखने को मिलेगा आपको। क्लियर कट है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है? द डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा रोल है ना। क्या करते हैं डिकम्पोजर? ऑप्शन दिया हुआ है, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल टू सिंपलर फॉर्म्स, बी ऑप्शन कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, सी कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और डी है डू नॉट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि हमारा शरीर हो, प्लांट्स का शरीर हो, है ना, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जी हाँ, हमारे शरीर में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
यही तो कार्बोनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इंसान हो, जानवर, प्लांट्स, इन सभी के शरीर में क्या पाया जा रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई इंसेक्ट, कोई एनिमल मर गया, तो मरने के बाद आप देखते हो धीरे धीरे उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। और वो डिकम्पोज कौन करते हैं? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कई टाइप के होते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी हैं, उसमें फंजाई भी हैं, है ना, तो उसमें इंसेक्ट भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, यानी कि उसमें बैक्टीरिया भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। तो अगर किसी एनिमल की डेथ हुई तो उसके शरीर का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिकम्पोजर डिकम्पोज करके किस में कन्वर्ट कर देंगे? इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो फिर डिकम्पोजर्स का काम क्या है? कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स। तो ये रहा बी इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। हमारे शरीर में ज्यादातर क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और थोड़ा बहुत आयरन भी है, कैल्शियम भी है ना। तो जब हमारा शरीर, मान लीजिए हमारे शरीर को जमीन में, मिट्टी में दफना दिया गया मेरे मरने के बाद, है ना, मान लीजिए, क्लियर, सपोज। तो जब मेरा शरीर सॉइल में डिकम्पोज होगा तो मेरे शरीर के अंदर अधिकतर तो क्या है? ऑर्गेनिक चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे इस ऑर्गेनिक में से जो भी न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम, आयरन, नाइट्रोजन, ये सब जाके सॉइल में मिल जाएंगे, है ना। मतलब मेरा डिकम्पोजिशन हो जाएगा। कौन करेगा? डिकम्पोजर्स करेंगे। तो मतलब ऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट किया? इनऑर्गेनिक फॉर्म में। कौन करता है? डिकम्पोजर। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी पेड़ की पत्तियों को मिट्टी में गाड़ दीजिए, 1 महीने बाद वो डिकम्पोज हो जाएंगी, है ना। तो ये डिकम्पोजर्स का रोल है, और डिकम्पोजर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट को साफ करने में, है ना। नहीं तो हर जगह आपको क्या होती? गंदगी दिखाई देती, लेकिन डिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं डिकम्पोजर्स। क्लियर? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। इफ ए ग्रास हॉपर इज ईटन बाय ए फ्रॉग देन एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम। अगर ग्रास हॉपर को कोई फ्रॉग खाता है तो फिर एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है? प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, या सेकेंडरी कंज्यूमर टू प्राइमरी कंज्यूमर। तो आपको यह देखना होगा कि ग्रास हॉपर किस लेवल पे आता है, ट्रॉफिक लेवल पे, और फ्रॉग किस ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ग्रास हॉपर पेड़ पत्तियों को खाता है, तो पेड़ पत्तियां प्रोड्यूसर हैं, तो इनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर। तो ग्रास हॉपर क्या हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर हुआ ना। तो मैं यहां लिख देता हूं ग्रास हॉपर, है ना, क्लियर। तो ग्रास हॉपर किस लेवल पे है? प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स को खा रहा है। अब ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। तो फ्रॉग किस आएगा लेवल पे? सेकेंडरी कंज्यूमर पे। किस पे लेवल पे आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर पे। यानी ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि ग्रास हॉपर हो गया, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, उस पे आ गया फ्रॉग। तो फिर एनर्जी का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये कहां दिया है? ये दिया है सी ऑप्शन में। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या हो रही है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और अगर ये लिखा रहता कि फ्रॉग को स्नेक ने खाया या फ्रॉग को किसी बर्ड ने खाया, तो फिर वो बर्ड इस लेवल पे आती, तो फिर एनर्जी का ट्रांसफर सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर पे होता है कि नहीं। तो आपको पहचानना पड़ेगा। आपको ये ट्रॉफिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। क्लियर? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है? डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज। तो आपने देखा होगा कि घरों में कोई फंक्शन पड़ता है, बर्थडे पार्टी हो, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, है ना,
शादी पड़ती है, इंगेजमेंट, बहुत सारे ऐसे फंक्शन पड़ते हैं जहां हम लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग आते हैं, खाते हैं, तो हम इस तरीके से डिस्पोजेबल प्लेट में खिलाते हैं, है ना। तो ये जो यूज एंड थ्रो वाले डिस्पोजेबल प्लेट है ना, ये बहुत ही हानिकारक हैं, बहुत ही इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं। क्यों? दे आर मेड ऑफ मटेरियल्स विथ लाइट वेट, दे आर मेड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, दे आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो ये यूज क्यों नहीं करने चाहिए? इनसे प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डिस्पोजेबल प्लेट को यूज करने के बाद थ्रो कर दो तो ये डिकम्पोज नहीं होते इजीली। क्यों नहीं डिकम्पोज होते? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो ये पड़े रहेंगे और पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए कि हम डिस्पोजेबल प्लेट, प्लास्टिक प्लेट्स को क्यों ना यूज करें? क्योंकि दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स और इसीलिए ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, और इन्वायरमेंट में जब ये डिकम्पोज नहीं होंगे तो पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। इसीलिए हमें डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट को यूज नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? आंसर है डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वाई इज इम्प्रॉपर। अब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है ना। तो सेशन अगर समझ में आ रहा है तो शेयर तो करो, लाइक भी करो, और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, ताकि हम आप तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्या सेशन लेकर आ सकें और आपकी ताबड़तोड़ तैयारी करा सके। टर्म 2 प्रिपरेशन में एकदम फोड़ के रख देंगे एग्जाम को, याद रखना, मिलकर पढ़ेंगे, है ना। पढ़ाऊंगा, आपका डिस्कशन करूंगा, डाउट क्लियर करूंगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। बस आपको हमारे चैनल पे बने रहना है। क्लियर? तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। व्हाई इज इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ए कर्स टू द एनवायरमेंट। कर्स मतलब होता है श्राप। तो अगर हम इम्प्रॉपर डिस्पोजल करें किसका? वेस्ट का। वेस्ट मतलब कूड़ा कचड़ा। तो कूड़ा कचड़ा का अगर हम सही तरीके से डिस्पोजल ना करें तो ये किस तरीके से एनवायरमेंट के लिए श्राप बन जाता है, बता सकते हैं? तो अगर आप प्रॉपर डिस्पोजेबल नहीं करोगे, देखो क्या है, कूड़ा कचरा का ढेर फैल गया, अब यहां से बीमारी होगी कि नहीं? हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगा, और यहां का जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी गिरेगी। तो क्या आप इस सॉइल पर एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो? नहीं। तो ना आप खेती कर सकते हो। इन्वायरमेंट पोल्यूशन अलग से हो रहा है, बीमारियां स्प्रेड हो रही हैं, और ये सिर्फ इसलिए कि आपने वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया। इसीलिए ये कर्स बन गया, श्राप बन गया इन्वायरमेंट के लिए, है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी वेस्ट कचरा हमारे घरों से निकल रहा है, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल, जहां भी हम रहते हैं, जहां भी हम वर्क करते हैं, जहां से भी कचरा निकल रहा है वेस्ट, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन तो होगा, हेल्थ भी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कॉजेज एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन विच अफेक्ट्स आवर हेल्थ एंड ऑल्सो इन्वायरमेंट। क्लियर? समझ में आया? आजकल इतनी बीमारियां जो फैल जाती हैं उसमें बहुत बड़ा रोल है कूड़े कचड़े का। मक्खियां बैठती हैं, फिर वो मक्खियां, हाउस फ्लाई, हमारे घरों में आकर खाने पे बैठती हैं, और फिर वही खाना हम खाते हैं तो हम बहुत सारे बीमारियों से क्या हो जाते हैं? अफेक्टेड हो जाते हैं। क्लियर? तो इसीलिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजेबल भी करना, डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमने चेक कर लिया, देख लिया, सोच लिया, समझ लिया। अब हमको कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राइट द कॉमन फूड चेन ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम। तो आपको पॉन्ड इकोसिस्टम का एक फूड चेन बनाना है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में आपने देखा होगा कि पॉन्ड यानी तालाब में हरे रंग की काई जम जाती है। वो काई क्या है? एल्गी। और एल्गी भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक उसी तरह शैवाल यानी एल्गी भी क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये प्रोड्यूसर हमेशा पहला ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे, ठीक है। फिर
एल्गी को कौन खाता है? श्रिम्प्स, झींगे, है ना। और फिर श्रिम्प्स को कौन खाता है? श्रिम्प्स को खाते हैं फिश। तो ये अगला ट्रॉफिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, सेकंड के बाद थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और फिश को कौन खाएगा? बर्ड्स खाएंगे, है ना। तो ये देखो, एल्गी प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, और ये क्या बन गई? फूड चेन। एल्गी को खाया श्रिम्प्स ने, श्रिम्प्स को खाया फिश ने, और फिश को खाया बर्ड ने। तो बन गया पॉन्ड इकोसिस्टम, क्योंकि मछलियां भी पॉन्ड में होती हैं, श्रिम्प्स भी पॉन्ड में होते हैं, और एल्गी भी पॉन्ड में होते हैं। तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम का एक फूड चेन है कि नहीं? जी हाँ। तो एग्जाम में अगर आ गया तो आप ये लिख सकते हो, आपको फुल के फुल नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? समझ में आया? हाँ हाँ, ये भी कह सकते हो, ठीक है। मान लो फिश को बड़ी फिश ने खाया, कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है। पॉन्ड इकोसिस्टम में केवल मेरे द्वारा दिया गया यही फूड चेन थोड़ी है, और भी फूड चेन हो सकता है पॉसिबल, लेकिन कोई उन सभी पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी आपको बताना था, तो मैंने ये आपको बता दिया, है ना। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखो, ये पॉन्ड इकोसिस्टम की जगह अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलेगा तब ये लागू नहीं होगा। क्यों? ग्रासलैंड मतलब मैदान में, तो मैदान में मछलियां नहीं होंगी, तब वहाँ प्लांट्स को किसी हर्बीवोरस एनिमल, चाहे वो हिरन हो, गाय हो, भैंस हो, हाथी हो, है ना, मतलब ऐसे कोई खाएगा उसको, फिर कोई एनिमल, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ऐसे कोई खाएगा, तो वहाँ अलग फूड चेन चलेगी। क्लियर? तो आप ये देख लेना कि कौन से इकोसिस्टम का फूड चेन पूछा है। अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग फूड चेन चलती है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और एक जागरूकता फैलाने वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा है? What are the advantages of cloth bag over plastic bag during shopping? कपड़ों से बने जो बैग होते हैं उनका क्या फ़ायदा है अगर हम प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में देखें तो प्लास्टिक के जो बैग होते हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे कि नहीं? प्लास्टिक को जलाओगे, पॉल्यूशन। प्लास्टिक फेंक दोगे तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो डिकम्पोज भी नहीं होगी, तो सॉइल पॉल्यूशन भी होगा। वहीं अगर आप कपड़े का बैग यूज़ करते हैं तो क्लॉथ बैग यूज़ करने का फ़ायदा ये, पॉल्यूशन नहीं होता, इसे आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, और ख़राब होने के बाद इसके रिसाइकिल भी करा सकते हैं, नया बैग बना सकते हैं, है ना। तो ये बायोडिग्रेडेबल है, तो पॉल्यूशन नहीं करेंगे, इनको रीयूज़ किया जा सकता है, इन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है, और इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। ये एडवांटेज है क्लॉथ बैग का, किसके ऊपर? प्लास्टिक बैग के ऊपर। ये सारे फ़ायदे आपको जो हैं वो मिलते हैं अगर आप क्या यूज़ करते हो, आप कपड़ों से बना बैग यूज़ करते हो, है ना। अगर आप इसको फेंक भी दोगे मिट्टी में तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है जूट के बने बैग ले जाओ, प्लास्टिक मना करो। तो कई स्टेट गवर्नमेंट ने तो प्लास्टिक बैन भी कर रखा है। क्यों बैन किया? इसीलिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए। क्लियर? समझ में आया? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्या पूछा है? वाई आर क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड मतलब खेत, है ना, गांव, खेत, जहां हम खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, है ना, दाल है, चावल है, गेहूं है, ज्वार है ना, मक्का है, हम खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं। तो क्रॉप फील्ड मतलब खेत। तो उन्हें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों कहा जाता है? अरे खेती इंसान ने शुरू की, लेकिन जब खेती नहीं होती थी धरती पर तब हर जगह जंगल था ना। तो अगर इंसान फार्मिंग शुरू नहीं करता तो कहीं भी आपको खेत नहीं नज़र आते, आपको हर जगह जंगल नज़र आते। लेकिन इंसान की जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, उसको अपना पेट भरना था, तो उसने सोचा कि मैं पेट कैसे भरूं, तो मैं जो चीज़ खा सकता हूं उसको मैं उगा सकता हूं। तो उगाने के लिए जंगलों को काटा, पेड़ों को, और फिर मैदान को खाली किया और फिर वहाँ खेती स्टार्ट किया। यानी इंसान का बनाया हुआ इकोसिस्टम है क्रॉप फील्ड, नेचुरली नहीं होता। अगर आप इंसान अगर पूरे धरती पर फार्मिंग रोक दे, ख़त्म कर दे, खेती करना बंद कर दे, तो हर जगह कुछ सालों बाद जंगल उग जाएंगे, पेड़ उगने लगेंगे, है कि नहीं।
तो इसीलिए खेत इंसान द्वारा बनाए गए इकोसिस्टम है, और जो भी मैन मेड इकोसिस्टम होता है उन्हें हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ही तो कहते हैं, है कि नहीं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर कि क्रॉप फील्ड इज ए मैन मेड इकोसिस्टम जहां की बोथ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एग्जिस्ट करती है। इसीलिए ये क्रॉप फील्ड एक एग्जाम्पल है किसका, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। ठीक है, घर में एक्वेरियम होता है मछली पाल जिसमें रखते हैं, तो क्या वो नेचुरली है, नहीं, इंसानों ने बनाया, तो वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, सेशन में मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, चलिए इसी तरह पढ़ना है। टर्म 2 के सारे देखो, टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर हैं साइंस में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, क्लियर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और आवर इन्वायरमेंट। ये 7 चैप्टर हैं। क्लियर। और इन्हीं की जबरदस्त तैयारी करना है, मैं कराऊंगा, बस मेरे सेशन में आपको आना है, अपने दोस्तों को लाना है ना। अगर 1 महीना खींच के पढ़ दिया ना, कोई आपको साइंस में 40 आउट ऑफ 40 आने से नहीं रोक सकता। मेरे बच्चा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 26, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, साइट एग्जाम्पल। मतलब एग्जाम्पल देके आपको ये बताना है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, मतलब सब्सटेंस क्या होते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, है ना। बहुत आसान है। फल सब्जियों का छिलके, है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो पील होता है, मतलब छिलका होता है, वो लकड़ी, बचा हुआ खाना, ये सब क्या है, ये सब डिकम्पोज हो सकते हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा डिकम्पोजर्स जिन सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं वो सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, है ना, लकड़ी यानी वुड, है कि नहीं, फिर पेपर हो गया, फिर आपका बचा हुआ फूड हो गया, फ्रूट्स एंड क्या कहते हैं, ट्रीज़ के पत्तियां हो गई, लीव्स, है ना, ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं। लेकिन वो सब्सटेंस जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग है, प्लास्टिक बॉटल है ना, जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकते, जो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते बायोलॉजिकल प्रोसेस से, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। और ये लंबे समय तक इन्वायरमेंट में बने रहते हैं और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। क्लियर। तो वही लिखा है, सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। These substances may be inert and simply persist in the environment for a long time. बहुत लंबे समय तक ये environment में inert पड़े रहते हैं और environment को pollute करते हैं। ठीक है, तो हमको इनका यूज कम से कम करना चाहिए। क्लियर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 26 का भी आंसर देख लिया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 27 को देखें तो क्या लिखा है, सजेस्ट 1 वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेफिनेशन। ठीक है, आपको इस स्टेटमेंट, इन 4 स्टेटमेंट्स के लिए 1 वर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आप बताओ पहला स्टेटमेंट क्या है, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इन। हम जहां रहते हैं वो फिजिकल और बायोलॉजिकल दुनिया क्या कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं, है कि नहीं। फिर ईच लेवल ऑफ द फूड चेन वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। याद होगा ये पिरामिड जो बनता है, इस पिरामिड में पहला ट्रॉफिक लेवल, यहाँ से एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होती है, दूसरे से तीसरे और तीसरे से 4th ट्रॉफिक लेवल। तो हर एक लेवल को क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं कि नहीं। तो ए का आंसर है इन्वायरमेंट, बी का आंसर है ट्रॉफिक लेवल। थर्ड, द फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एंड सॉइल ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं उन्हें बायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड करते हैं, और टेम्परेचर, रेनफॉल जो भी फिजिकल फैक्टर होते हैं उन्हें ए बायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड किया जाता है। तो सी का आंसर क्या होगा, ए बायोटिक कंपोनेंट।
और यहां से आपको यह भी पता चल गया कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं वो सब बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट हैं, और टेम्परेचर, सॉइल, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स, ठीक है, फिर आपका रेनफॉल, विंड, ये सभी आपके एबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। तो सी का आंसर क्या हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट। फिर क्या पूछा है, ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे डायरेक्टली कौन प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, शाकाहारी जानवर है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, गाय भैंस। और इनडायरेक्टली कौन डिपेंडेंट है, तो इनडायरेक्टली जैसे कि आपका लॉयन और टाइगर, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोरस नहीं रहेंगे, और हर्बीवोरस नहीं होंगे तो कार्निवोरस एनिमल भी नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं कार्निवोरस एनिमल भी प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो डिपेंड करते हैं, है ना। तो फिर वो सारे एनिमल्स जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। जो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे गाय भैंस है ना, सीधे प्रोड्यूसर को पत्तियों को खा रही है, और उनको कौन खा रहा है, मान लो टाइगर खा रहा है, तो टाइगर इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं तो गाय भैंस नहीं, गाय भैंस हिरन नहीं तो टाइगर नहीं, है ना। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करने वाले प्रोड्यूसर पे क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे। जो डायरेक्टली डिपेंड करेगा वो प्राइमरी कंज्यूमर, और जो इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, या मैं कह सकते हैं टर्शरी कंज्यूमर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमने चारों स्टेटमेंट का वन वर्ड देख लिया, क्लियर। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इन्वायरमेंट। डिकम्पोजर का क्या रोल है इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट को क्लीन करना ये सबसे बड़ा रोल है डिकम्पोजर का। कैसे क्लीन करते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन करके उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदल देते हैं, और इस तरीके से इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये सबसे बड़ा रोल है। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में अगर कहीं लकड़ी पड़ी है तो उस पर फंगस ग्रो कर जाते हैं, और कई सालों में धीरे धीरे वो लकड़ी सड़ सड़ के डिकम्पोज हो जाती है, और वहाँ कुछ लकड़ी दिखेगी नहीं आपको कई सालों बाद, क्योंकि फंगस जो कि डिकम्पोजर की तरह काम कर रहा था उसने उस पूरे लकड़ी को डिकम्पोज कर दिया और इन्वायरमेंट को क्लीन कर दिया। तो वही लिखा है, डिकम्पोजर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द डेड एंड डिकेइंग लिविंग मैटर, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर देता है ह्यूमस में, और इन्वायरमेंट को क्लीन करता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। ऐसे वर्क करते हैं डिकम्पोजर। तो है ना फायदेमंद, क्लियर। इन्वायरमेंट को भी क्लीन कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ा रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 भी हमने देख लिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत बच्चों, मजा आ रहा ना सेशन में? जी हाँ, एक एक क्वेश्चन को हम समझते चल रहे हैं, और इन्हीं क्वेश्चन को आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। लिखा है, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट। तो इनमें आपको मिसमैच पेयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब और उसको करेक्ट भी करना है। तो पहला लिखा है बायोमैग्निफिकेशन, और उसके आगे लिखा है एक्युमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल में, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में जो केमिकल है उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ होता है, जो ट्रॉफिक लेवल के टॉप पे है। तो इसी फिनोमिना को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सेकंड, इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। गलत। इन्वायरमेंट का बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम नहीं होता। इन्वायरमेंट के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलके बनता है इकोसिस्टम। तो यानी कि इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक दोनों से मिलके बनता है, क्लियर। तो इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट जब मिलते हैं तो इकोसिस्टम बनता है। यहां सिर्फ बायोटिक लिखा था इसलिए ये गलत है, तो इसको सही करेंगे, है कि नहीं। तो ये गलत है, तो ए सही था। सी, एक्वेरियम ए मैन मेड इकोसिस्टम, ये भी सही है। पैरासाइट, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, बिल्कुल,
वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पैरासाइट, है ना। आपने देखा होगा कुत्तों को जो पाला जाता है पेट्स के रूप में, तो अक्सर कुत्तों को अगर नहीं नहलाया जाए, उन्हें नहाने से रोक दिया जाए, तो उनके शरीर पे आपने देखा होगा खून चूसने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनके स्किन पे पाए जाते हैं, है ना। तो वो क्या है? पैरासाइट ही तो हैं, क्योंकि वो खून चूस रहे हैं कुत्ते का, है ना। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो गलत क्या था? गलत ये था। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। तो मिसमैच पेयर ये है, तो इसको हमको करेक्ट कैसे करेंगे? हम ऐसे करेक्ट करेंगे, हम ये लिखेंगे कि इकोसिस्टम इज मेड ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिल के बनता है इकोसिस्टम। क्लियर? बायोटिक कंपोनेंट में आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स आ जाएंगे, और एबायोटिक कंपोनेंट में टेम्परेचर है, विंड है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, मिनरल है, सॉइल है, ये सब आपके एबायोटिक में आ जाएंगे, है ना। क्लियर? तो ये हमने करेक्ट कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी सॉल्व हो गया है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमने आज के इस सेशन में आवर एनवायरनमेंट चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहां तक सॉल्व किए? क्वेश्चन नंबर 29 तक। आई होप आपको सारे क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा, और एग्जाम में कैसे उसको लिखना है ये भी पता चल गया होगा। और आई होप कि यू लाइक दिस सेशन वेरी मच। इसी तरह हमारे साथ पढ़ते रहिए और अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 पर अपनी तैयारी टर्म 2 की करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।